अस्सलाम एवरीवन। अच्छा गाइस, तो हम पढ़ रहे थे एंटी फंगल ड्रग्स, जिसमें मैंने आपको पहली दो ड्रग्स बता दी। जो एम्फोटेरिसिन बी थी वो किस तरह से जो हमारा फंजाई है उसकी मेम्ब्रेन की एर्गोस्टेरोल में पोर्स कर देती थी और परमेबिलिटी को चेंज कर देती थी। और जो दूसरी थी फ्लूसाइटोसिन, वो जाके न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही थी, ठीक है, बाय एक्टिंग ऑन थायमिडाइलेट सिंथेज। अब हम करेंगे तीसरा ग्रुप जो है एजोल एंटी फंगल ड्रग्स का। इसमें हमारे पास ये 5 मेन ड्रग्स आती हैं, और भी हैं, बट दीज आर द मेन ड्रग्स विच कम इन दिस एजोल एंटी फंगल ग्रुप, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका यही आता है क्वेश्चन फ्रॉम द होल एंटी फंगल ड्रग्स का चैप्टर, ठीक है। ये आपसे एजोल एंटी फंगल ड्रग्स का वो या तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछते हैं, बहुत ज्यादा पूछते हैं, और या फिर उसका क्लिनिकल यूजेस पूछते हैं, जिसमें आपने हर ड्रग को अलग अलग लिखना होता है, ठीक है। टॉक्सिसिटी कभी कभार पूछते हैं, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ही ज्यादा और क्लिनिकल यूजेस भी ज्यादा, ठीक है। और कम जो पूछते हैं वो टॉक्सिसिटीज की पूछेंगे। सो क्लासिफिकेशन और फार्माकोकाइनेटिक्स में क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दी, 4 ग्रुप्स में हमने इनको डिवाइड किया हुआ डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल एंड पोसाकोनाजोल, ठीक है। ये नैरोएस्ट स्पेक्ट्रम ड्रग है और आहिस्ता आहिस्ता ब्रॉड होता जाता है। पोसाकोनाजोल इज द ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग, ठीक है। अच्छा, क्लास फार्माकोकाइनेटिक्स में ओरल अवेलेबल है और आईवी सॉल्यूशन में भी होती है। सिर्फ इतना इसके बारे में आपने बात याद रखनी है कि जो फ्लूकोनाजोल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, कि फ्लूकोनाजोल जो है ये आपके सीएनएस में इस बहुत आसानी से चली जाती है और इसका लेवल बहुत हाई हो जाता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जबकि बाकी ड्रग्स सीएनएस में ज़्यादा अमाउंट में एंटर नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये कि ये एक्सक्रीट होती है किडनी से, जबकि बाकी सारी ड्रग्स जो है वो लिवर में मेटाबोलाइज होकर लिवर से एक्सक्रीट होती है, ठीक है। तो ये बस दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। कभी ये एमसीक्यू में कभी कभार आ जाती है, नॉट वेरी कॉमनली बट कभी कभार, सो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन कमिंग टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपली इतना सिंपल है कि आपने देखा था, मैंने अभी आपको जो डायग्राम दिखाई थी, कि मैंने कहा था एर्गोस्टेरोल के सिंथेसिस के कुछ स्टेप्स हैं। उसमें उन्होंने दिखाया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द स्क्वालिन, जो कन्वर्ट हुआ था स्क्वालिन एपोक्साइड में, फिर वो बना था लेनोस्टिरोल, और फिर ये लेनोस्टिरोल में उन्होंने ऐसे 2 एरोस डाले हुए एर्गोस्टिरोल बन रहे, ठीक है। ये वही सीक्वेंस है जो मिनी कैटसन की डायग्राम में है, मैंने भी आपको दिखाया भी था पिछली वीडियो में। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली जो हमारी एजोल एंटीफंगस है, ये लेनोस्टिरोल से एर्गोस्टिरोल की जो कन्वर्जन है इसको इनहिबिट करती है। किस तरह से, लेनोस्टिरोल की होनी होती है 14 अल्फा डीमिथाइलेशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, ऑफ कोर्स सी बात है, वो एंजाइम की हेल्प से उसकी डीमिथाइलेशन होनी होती है। वो एंजाइम होता है फंगल साइटोक्रोम P450। एक हमारा साइटोक्रोम P450 है ना, यहाँ फंगल साइटोक्रोम P450 इस जगह एक्ट करेगा, इस लेनोस्टिरोल की डीमिथाइलेशन करता है, तो एर्गोस्टिरोल बन जाता है। वो क्या करते हैं, ये एजोल एंटीफंगल्स जाके उस साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट कर देती है। इनहिबिट करती हैं तो इस लेनोस्टिरोल की डिमिथाइलेशन नहीं होती, एर्गोस्टिरोल नहीं बनता, एर्गोस्टिरोल नहीं बनता तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जाहिर सी बात है, फंगल सेल मेम्ब्रेन ही नहीं स्टेबल हो पाती और हमारा फंजाई जो है उसकी डेथ हो जाती है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आपने सिर्फ ये वाला स्टेप याद रखना है, ये पीछे वाली कोई बात याद नहीं रखनी, एंड देन आपका जो है वो बहुत अच्छे से मार्क्स आपको मिल जाते हैं। क्लिनिकल यूजेस इनके मैंने कहा चारों में डिवाइड करके हमें करने होते हैं। कीटोकोनाजोल नैरोएस्ट स्पेक्ट्रम है, इसमें कोई अब तो ये बहुत कम इस्तेमाल होती है, सिर्फ और सिर्फ आपका कैंडिडियासिस जो होता है ना, कैंडिडा का इन्फेक्शन के लिए बहुत सारी ड्रग्स आप पढ़ेंगे। इसीलिए कैंडिडा का कभी भी वो लोग ना आपको इस तरह से एसईक्यू नहीं देते कि आपसे पूछे कि ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है। कैंडिडा का हमेशा जब वो एसईक्यू देते हैं ना, या कोई सिनेरियो बना के देते हैं कि बच्चा था या फिर कोई भी था और उसको मुंह में व्हाइट कलर के प्लेक्स थे बिकॉज आफ्टर हैविंग सम एंटीबायोटिक्स उसको बन गए, तो मतलब होता है कि वो कैंडिडियासिस है। तो उसमें वो कहते हैं कि बताएं कि कौन कौन सी ड्रग्स इसमें इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि कैंडिडियासिस के लिए हमारे पास लिस्ट ऑफ ड्रग्स है। हमारी ये कीटोकोनाजोल भी है, फ्लूकोनाजोल भी है, पीछे एम्फोटेरिसिन भी थी, आगे पढ़ेंगे एकाइनोकैंडिन्स, वो भी है, तो आपने फिर सारी लिखनी होती है, ठीक है। सो कीटोकोनाजोल सिर्फ कैंडिडियासिस के अगेंस्ट अच्छी है, वरना ये नैरोएस्ट स्पेक्ट्रम है, इसका अच्छा खास नहीं है। फ्लूकोनाजोल के बारे में आपने जो बातें याद रखनी है जब आपसे इसकी क्लिनिकल एक्टिविटी पूछेंगे, इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस 2 इन्फेक्शंस के लिए। एक तो आपका यही वाला जो इसोफेगस और मतलब ओरोफेरिंग्स का कैंडिडियासिस है, उनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। और दूसरी हमारे पास जो कॉक्सीडायोइडीज है उसके लिए भी ड्रग ऑफ चॉइस है। और तीसरा हमारे पास क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस यानी क्रिप्टोकोकस जो है, तो 3C से शुरू होने वाले जो फंजाई है उनके लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस है। किसके लिए, कैंडिडियासिस,
कॉक्सीडायोडीज एंड क्रिप्टोकोकस। ये सिंपल सी बात आप इसके बारे में याद रख लें, बाकी बेशक भूल जाएं। इसके अब आगे भी उन्होंने लिखा है कि नियोफॉर्मिन्स के अगेंस्ट भी है और बाकी भी आप छोड़ दें, आप सिर्फ इतना याद रख लें कि ड्रग ऑफ चॉइस इनके अगेंस्ट है, ठीक है। देन इज इट्राकोनाजोल, ये पिछली वाली से भी थोड़ी सी ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, क्योंकि ये अब हमारे पास इस्तेमाल होगी दो ऐसे फंजाई के खिलाफ जो पीछे वालों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि हैं ब्लास्टोमाइसिस एंड स्पोरोथ्रिक्स, ठीक है। ये इट्राकोनाजोल मेनली इनके लिए इस्तेमाल होती है, ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। मैं आपको ड्रग ऑफ चॉइस इसलिए बता रही हूँ कि एमसीक्यूज आते हैं ड्रग ऑफ चॉइस के, तो आपने ये तीनों के लिए फ्लूकोनाजोल, जाहिर है कैंडिडा के लिए तो आपसे नहीं पूछेंगे, बाकी कॉक्सीडायोडीज और क्रिप्टोकोकस के लिए पूछेंगे, एंड ब्लास्टोमाइसिस और स्पोरोथ्रिक्स के लिए इट्राकोनाजोल। इसके बाद इट्राकोनाजोल क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो इसकी एस्परजिलस, हिस्टोप्लाज्मा, म्यूकोरमाइकोसिस और बहुत सारी और के अगेंस्ट भी है, तो वो आप जरा 3-4 और लिख देना, लेकिन ये डीओसी वाले हैं, ठीक है। फिर आ गई वोरिकोनाजोल। अब जो वोरिकोनाजोल है ये पिछली से भी ज़्यादा वाइडर स्पेक्ट्रम है और आपके लिए जो बहुत एक सिवियर इन्फेक्शन होता है इन्वेसिव एस्परजिलोसिस, एस्परजिलस फंगस का होता है, ठीक है। ये मेरे मार्कर की ना इंक भी खत्म हो गई, 1 मिनट मैं दूसरा लेती हूँ। तो इन्वेसिव एस्परजिलोसिस जो होता है ना हमारे पास, उसके लिए ये सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस होती है, क्योंकि फर्स्ट जो है ना उसके लिए ये है पोसाकोनाजोल है इन्वेसिव एस्परजिलोसिस के लिए, ठीक है। तो ये सेकंड ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस एस्परजिलोसिस के लिए। और जो एड्स के पेशेंट होते हैं जिनमें सिवियर इन्फेक्शन होते हैं उनमें भी ये वोरिकोनाजोल बहुत अच्छी होती है, और बाकी हिस्टोप्लाज्मा म्यूकोर और उनके अगेंस्ट तो है ही है। फिर पोसाकोनाजोल इज द वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम, जितनों के अभी हमने पहले नाम लिए उनके अगेंस्ट तो ये हो जाती है, लेकिन नॉट ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फ्लूकोनाजोल की ये है, इट्राकोनाजोल की यही है, वोरिकोनाजोल में कोई खास नहीं है। एड्स के पेशेंट का याद रखना, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का याद रखना है। पोसाकोनाजोल में आपने याद रखना ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यही इन्वेसिव एस्परजिलोसिस एंड राइजोपस, ये दो नाम इससे रिलेटेड आपने याद रखने कि आप 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे ना आपको ये नाम ऐसे फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे, इतने सिंपल से हैं। तो यहाँ तक आपने ये बात समझ लेनी है कि दिस इज द क्लिनिकल यूजेस, ठीक है। ये जो इसकी फोकसिंग का इशू है इट विल बी सॉर्टेड आउट सून, ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। फिर आती है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी में हम थोड़ा सा उसको भी जाहिर सी बात है कि तीनों के हिसाब से थोड़ा अलग अलग करेंगे। वैसे तो जो वॉमिटिंग, डायरिया, हेपेटोटॉक्सिसिटी है वो तो सारे ही कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई ऐसी डिफरेंस नहीं है। लेकिन कीटोकोनाजोल जो है वो क्योंकि हमारी बॉडी में P450 को इनहिबिट करता है, इसलिए वो बहुत सारी ड्रग्स के लेवल को इंक्रीज कर देता है। तो आपसे एमसीक्यू में पूछते होते हैं कौन सा ऐसा है जो ड्रग्स की दूसरी के लेवल को इंक्रीज करता है, तो वो कीटोकोनाजोल है, ठीक है। एक तो ये बात याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास जो गाइनिकोमेस्टिया करता है वो कौन से वाला है, तो हमारे पास ये कीटोकोनाजोल है जो गाइनिकोमेस्टिया कर देता है। इससे रिलेटेड और भी उन्होंने लिखा है कि वो सेक्स हार्मोन्स की सिंथेसिस को खराब करता है और भी करता है, लेकिन ये गाइनिकोमेस्टिया वाला यूज़ आपने नहीं भूलना, ये एमसीक्यू में आता होता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो वी से है ना वोरिकोनाजोल, वी से वोरिकोनाजोल एंड वी से विजुअल डिस्टर्बेंस, एक ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास जो और कौन सा होगा, ड्रग डी इन प्रेगनेंसी रिस्क को भी वोरिकोनाजोल है, बस इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं आती, बस जो मैंने आपको बातें बताई ये आती हैं एमसीक्यू में, इसलिए याद रखनी है कि गाइनिकोमेस्टिया इज एसोसिएटेड विद कीटोकोनाजोल एंड वी से विजुअल डिस्टर्बेंस एंड वी से वोरिकोनाजोल, ठीक है। पोसाकोनाजोल भी बेसिकली आपकी बहुत सारी ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को खराब करता है, बट बहरहाल वो आपसे पूछता कोई नहीं है, जो पूछते हैं वो मैंने आपको बता दिया। देन हमारे पास अगला ड्रग ग्रुप आता है अकाइनोकैंडिन्स। अकाइनोकैंडिन्स आपकी सिस्टेमिक जो फंगल इन्फेक्शन की जो ड्रग्स हैं जो सिस्टेमिक ही हम दे रहे हैं उसमें आखिरी ग्रुप है, ठीक है। अच्छा गाइस, जो अकाइनोकैंडिन्स है ना ये बहुत सिंपल सी अच्छी भी हमारे पास क्लासिफिकेशन फार्माकोकाइनेटिक्स में कोई बहुत खास बात नहीं है। एनिड्यूला फंजिन, माइका फंजिन, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं और इसमें कोई मतलब इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कुछ भी नहीं पूछता इससे आपसे। सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इससे पता होना चाहिए क्योंकि वो कोई भी कभी भी पूछ सकता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि हमारे पास जो आपका मैंने आपको डायग्राम अभी दिखाई थी उसमें मैंने आपको ऐसे लंबा सा एक दिखाया था सेल मेम्ब्रेन में एक पर्पल से कलर की लंबी सी चीज थी जिसमें से ग्रीन ग्रीन मैंने कहा था गोले निकल के जा रहे हैं, विच आर द बेसिकली बीटा ग्लूकैन थे वो, ठीक है, जो सेल वॉल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। और ये जो पर्पल सा लंबा सी चीज थी दिस वाज द एंजाइम बीटा ग्लूकैन सिंथेज, जो सिंथेसाइज कर रहा था उस ग्लूकैन कंपोनेंट को फॉर द सेल वॉल। अगर हम ये करें कि हम इस बीटा ग्लूकैन सिंथेज एंजाइम को इनहिबिट कर दें तो ये बीटा ग्लूकैन सिंथेसिस नहीं होगी। जब सिंथेसिस नहीं होगी बाहर जाके ये बन लग ही नहीं सकेगा सेल वॉल, तो सेल वॉल ही नहीं बन पाती, स्टेबल ही नहीं हो सकती। सेल वॉल स्टेबल नहीं होती तो सेल क्या जिंदा रहेगा, सेल मर जाता है। तो सिंपल सी बात है कि ये बीटा ग्लूकैन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने याद रखना। बस वो आप जो पिक्चर बनी हुई है ना मिनी कैटसन की वो आपके दिमाग में हो तो आपको ऐसे सेकंड्स में याद आ जाएंगे कि क्या काम हो रहे हैं। सो ये आपको याद हो जाएगा। क्लिनिकल यूज इसका यही है कि कैंडिडा में इस्तेमाल हो सकती है ये। उसके अलावा
थोड़े से और जो म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, लेकिन कैंडिडा में ही है इसका यूज, ठीक है, मेनली, और कोई इतनी ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है, ये नैरो स्पेक्ट्रम टाइप ऑफ ड्रग है, इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है। जिसकी हमारे पास टॉक्सिसिटी आती है ना, वो ही गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, डिस्ट्रेस हो जाएगा, रैश, फ्लशिंग, नथिंग इंपॉर्टेंट। तो काइंड ऑफ कैंडनेस का बस आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखें एंड नथिंग एल्स। और अब मैं नेक्स्ट पार्ट से ना आपको बताती हूँ कि अगले ग्रुप ऑफ ड्रग्स कौन से हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी अप टिल नाउ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।